जय हिंद साथियों। आइए भारत की न्यायपालिका पर इस क्लास में चर्चा किया जाए। मित्रों, भारत की न्यायपालिका का जो स्थान है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो विश्व स्तर पर अपने आप में संगठित न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका है। अब थोड़ा सा हम इतिहास के उस दौर पर चलेंगे, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे इतिहास के उस दौर पर जब कभी भारत के राजतंत्रों में भी शेर और बकरी एक साथ एक घाट पर पानी पिया करते थे। मित्रों, यहां राजतंत्र था, जरूर निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन फिर भी राजाओं के लिए न्याय सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कदम थे। राजाओं के न्याय, देखिए हम थोड़ा सा, हमने कहा ऐतिहासिक परिदृश्य पे चलते हैं। देखिए मित्रों, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता की जब स्थापना आर्यों ने की थी, उस टाइम राजा जो हुआ करता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था और स्वतः दोनों पक्षों को बैठाकर राजा न्याय दिया करता था। वहां जो है न तो वकील की आवश्यकता थी, न ही और किसी पदाधिकारियों की आवश्यकता थी। राजा स्वतः निर्णय दिया करता था वैदिक काल में। उसके बाद थोड़ा सा आगे समय बदला, मौर्य काल में हुआ क्या मित्रों? मौर्य काल में अर्थशास्त्र एक रचना थी कौटिल्य महाराज की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पहली बार न्यायपालिका के दो स्वरूपों का भी विभाजन कर डाला, फौजदारी एवं आपराधिक मामले। दीवानी एवं फौजदारी दो अलग तरह की न्यायालयों की स्थापना का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है साथियों। और आगे उसके बाद अर्थशास्त्र के बाद अगला जो है अशोक का नंबर आता है। आपको जानकारी होगी कि अशोक न्यायप्रिय शासक था। उसने कहा सभी प्रजा हमारे लिए पुत्रवत समान है, ऐसा सम्राट अशोक ने कहा। साम्राज्य के चारों तरफ उसने जो है न्यायिक व्यवस्था कायम की, लोगों को जो है न्याय देने का काम किया, न्यायपालिका के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया सम्राट अशोक ने, आज से 5-4 हजार वर्ष पहले। उसके बाद आता है नंबर गुप्त काल में। गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आप बखूबी सुने होंगे। विक्रमादित्य नवरत्नों के माध्यम से न्यायिक कार्य किया करता था, तो विक्रमादित्य का भी स्थान अपने आप में अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हर्षवर्धन खुद न्यायप्रिय शासक था, दानवीर तो था ही, लेकिन न्यायप्रिय शासक था हर्षवर्धन। कोई भी याचक वापस ना लौट के जाए, ऐसा राजतंत्रों में हुआ करता था। मित्रों, राजपूतों का भी उल्लेख मिलता है। राजपूत तो फिर योद्धा थे ही, राजपूतों का तो बहुत न्यायप्रियता राजपूतों की बहुत बड़ा लक्षण था, गुण था। इनके लिए न्यायप्रियता बहुत बड़ी थी, वचनबद्धता थी। अगर बात इन लोगों ने कह दिया तो कह दिया, उस पर अटल रहेंगे, उसको निभाएंगे। एक ये बहुत बड़ी खासियत थी राजपूतों की। साथियों, आगे हम आपसे चर्चा करेंगे जब यहाँ पे मुसलमानों का शासन शुरू हुआ, इस्लामिक व्यवस्था के आधार पर न्यायिक व्यवस्था कायम की गई, इस्लामिक प्रारूप के आधार पर न्यायिक व्यवस्था कायम की गई। साथियों, आगे जो है मुगल बादशाह जो है हुए, दरबार मुगल बादशाहों में जहांगीर ने किले के दरवाजे पर घंटियां लगवाई और उसमें रस्सी लगवा दी, जंजीर लगवा दिया कि याचक सीधे बादशाह से मिल सकता था। ऐसी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? हाँ, आज बहुत सिस्टम बन चुका हो, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप न्यायपालिका के सीढ़ियों पर जाएंगे। जज के पास आपको सीधे जाने का अधिकार नहीं है आज भी, लेकिन उस टाइम में ये व्यवस्था प्रोवाइड कराई थी राजतंत्र में। देखिए, इसी समय शेरशाह सूरी था। हम आपको बताना चाहेंगे, शेरशाह सूरी के शासनकाल में विद्वान लिखते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पानी पिया करते थे, यानी उसकी न्यायप्रियता। चोर खुद व्यापारियों के सामानों की सुरक्षा किया करते थे। ऐसा न्याय कहाँ मिलेगा साथियों? हिंदुस्तान की भूमि के अलावा कहीं संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है। हाँ, ये वकीलों का नौटंकीबाजी में आज थोड़ा सा न्यायिक व्यवस्था खराब हो गई है। ये ड्रामा सारा का सारा वकील करता है, चोरकट टाइप का काम होता है, इधर का उधर उधर का इधर, यही करता है। नहीं तो आज भी न्यायपालिका अपने आप में टॉप क्लास की न्यायपालिका है। साथियों, आगे हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काल जैसे ही आया, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन कायम हो गया। अब अंग्रेजों के शासन में जो पहला ऐतिहासिक कदम अंग्रेजों ने उठाया था,
अपने लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में जो है पहली न्यायपालिका की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस जो कोलकाता में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायपालिका बनी थी, उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया था केवल अंग्रेजों के लिए था। इसका जो मुख्य न्यायाधीश था इलिजा इम्पे उसका नाम था। आगे जो सिस्टम बढ़ा तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें जो है सबसे बड़ा जो न्यायालय है उच्चतम न्यायालय है साथियों। उच्चतम न्यायालय, उसके बाद ये भारत में एक है और प्रत्येक राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। हम इस दिशा में आपको बताना चाहेंगे आगे कि भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य। और आगे इसका उद्घाटन यानी उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन था यह 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, स्थान के संदर्भ में अभी तक जो है उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में ही है, लेकिन अगर संसद को आवश्यकता पड़ी तो संसद इसकी एक्स्ट्रा बैठकें करवा सकता है। एक बैठक जो है वो हैदराबाद में अब तक हुई है और श्रीनगर में हुई है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों का निर्धारण संसद करती है, कहाँ पे बैठक करानी है कहाँ पे नहीं करानी है। आगे स्टेप में आपको बताना चाहेंगे उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। साथियों, हम आपको और बताना चाहेंगे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 1862 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ये तो रहा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के गठन का एक प्रारूप। देखिए साथियों, आगे हम बताना चाहेंगे जो भारत का जो न्यायिक सिस्टम है वह न्यायिक सिस्टम किस तरह से काम करती है। सबसे शीर्ष में जो है शंक्वाकार इसका जो है स्थल आपको समझना होगा। सबसे शीर्ष में सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्यों में जो है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीचे जो है प्रत्येक जिले में एक एक जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। उसके बाद तहसीलों स्तर पर तहसील न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अभी हाल में ग्राम न्यायालय भी है। और तुम मित्रों और आपको बताना चाहेंगे हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू में एक न्यायालय है, उसको कहा जाता है गांव की पंचायत, खाप की पंचायत कहा या गांव की पंचायत, जहां का निर्णय सर्वमान्य माना जाता है। दोनों पक्षों को बैठाकर गांव में पंचायतें हुआ करती थी। आज भी कहीं कहीं गांवों में पंचायतें हुआ करती हैं जो सर्वमान्य है। बहुत ही उम्दा न्यायिक व्यवस्था थी भारत में कभी। और इस स्टेप में आप उच्चतम न्यायालय की हम बात करेंगे मित्रों। देखिए, उच्चतम न्यायालय का गठन मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संशोधनों के बाद आज जो है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? संसद जिम्मेदार होता है। संसद को आवश्यकता पड़ेगी तो वह न्यायाधीशों की संख्या में कमी करेगा या बढ़ोतरी करेगा, इसके लिए वह संसद जो है सर्वोच्च सर्वे सर्वा है। देखिए, न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो और फर्स्ट में, सेकंड में वह कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रह चुका हो और 5 वर्ष तक जो है वह जज के रूप में भी कार्य कर चुका हो। ये दो जो है योग्यताएं, दोनों में से एक, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या 5 वर्ष तक जो है जज के रूप में या न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। और इसके साथ राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का विशेषज्ञ हो, कानून का ज्ञाता हो। इसके लिए एक बातें और निर्धारित होती हैं। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे इनकी नियुक्ति के लिए काफी विवाद भी रहा है। इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र नहीं होता। वह जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो अन्य न्यायाधीशों से और राज्यों के उच्च जो न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है,
तब जाके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अब अगर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहता है तो वह मुख्य न्यायाधीश से और अन्य न्यायाधीशों से, शेष अन्य न्यायाधीशों से वह इसके लिए विचार विमर्श करता है। मित्रों, 1993 में कोलेजियम प्रणाली की व्यवस्था की गई थी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। बाद में जो है मोदी सरकार ने, हम अब किसी क्लास में चर्चा किया था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। लेकिन फिर बाद में उसमें जो है एसके धर्म एक की रिपोर्ट में जो है इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी खत्म करके पुनः कोलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया है इस समय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। ये राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों में जब भी मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य करने के लिए असमर्थ हो, बीमार हो, कहीं चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और तदर्थ न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। इसके लिए जो है बैठकों का जो कोरम होता है इसको पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल मित्रों, ये अपनी नियुक्ति से 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जब ये नियुक्त किए जाते हैं उसके बाद से 65 वर्ष तक, अगर ये 65 वर्ष से पहले भी अगर हटना चाहते हो तो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र के माध्यम से अपने पद से हट सकते हैं। अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का कदाचार उत्पन्न होता है, किसी तरह का दोष उत्पन्न होता है, मामला अगर बनता है, तो इसके लिए इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया एक लगाई जाती है। वह दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर पारित करके इन्हें इनके पद से हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जाता, बल्कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है इसे 2/3 बहुमत के आधार पर इनको इनके पद से हटाया जाता है। मित्रों, अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं गया है। साथियों, मामला कुछ बना जरूर था, लेकिन कहीं लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा से नहीं पारित हो सका, कहीं राज्यसभा से पारित हुआ उसके पहले ही न्यायाधीश महोदय ने त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरह से अभी तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को उनको उनके पद से हटाया नहीं गया है। देखिए साथियों, मामला कुछ चला जरूर था। न्यायाधीश बी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के प्रथम ऐसे न्यायाधीश थे जिनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो एक बार 1991 में चली थी। लेकिन वो हुआ क्या कि वित्तीय अनियमितता के कारण उनको जो है उनके ऊपर अभियोग चला था, लेकिन हुआ क्या कि लोकसभा में पारित ही नहीं हो सका। साथियों, तात्कालिक सरकार ने विपक्ष में वोट, न्यायाधीश महोदय के विपक्ष में वोट नहीं दिया गया था और वो बच गए थे। और अगला मामला चला था सौमित्र सेन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और सौमित्र सेन के ऊपर मामला चला, राज्यसभा से पारित भी हुआ, लेकिन लोकसभा में पारित होने से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। साथियों, सौमित्र सेन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वे जो है राज्यसभा में दोषी ठहरा दिए गए थे, लेकिन उसके लोकसभा में मामला चलता उसके पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो बच गए थे। साथियों, आगे पीडी दिनकरन एक जज थे, पीडी दिनकरन, और ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जब ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उसी समय पद के दौरान उन्होंने वित्तीय कुछ गड़बड़ी में वो पाए गए थे और लेकिन बाद में वो जो है महाभियोग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये 3 तरह के मामले आए आपके यहाँ। पहला मामला न्यायाधीश बी रामास्वामी का, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य अदल न्यायाधीश थे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दौरान। दूसरा मामला सौमित्र सेन का था, कोलकाता उच्च न्यायालय
तीसरा मामला पीडी दिनकरन का था जो सिक्किम उच्च न्यायालय थे। ये तीनों मामलों में वो बच गए थे। आगे आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ। देखिए साथियों, भारत के संविधान की अनुसूची 3 में मुख्य न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप दिया गया है। ये मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश, ये सब लोग राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अगर उस मौके पर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को वो निर्धारित करेगा उसके समक्ष ये न्यायाधीश अपना शपथ लेंगे। साथियों, आगे आपको बताना चाहेंगे कि न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते। संसद जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सहित, इनके जो वेतन और भत्ते हैं इनका निर्धारण संसद करती है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न परिवर्तनों के बाद वर्तमान में 2.5 लाख रुपए महीना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए, 2.5 लाख अन्य न्यायाधीशों के लिए है और 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्धारित किया गया प्रति माह। इसके अतिरिक्त उनको भत्ते, उनको तमाम सुविधाएं, बंगला, गाड़ी, सब कुछ उनको प्राप्त होता है साथियों। और वेतन, भत्ते व पेंशन आदि इनको भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है साथियों। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, न्यायाधीशों को उनके आचरण के लिए छूट प्रदान की जाती है। इसकी चर्चा जो है संसद के किसी भी भाग में नहीं की जा सकती। देखिए, थोड़ा सा इनका एक गौरवशाली पद होता है, इसलिए इनके द्वारा जो भी निर्णय, इनके जो आचरण होता है, इनकी जो कार्यशैली होती है, ये आम जनमानस से अलग होती है और ये आलोचना इनकी कहीं नहीं की जाती। इस बात पर आप गौर करेंगे। आगे जो है उच्चतम न्यायालय का अब एक और मामला है, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते साथियों। वैसे ही इतने भारत का इतना अंतिम शीर्ष पद है। अब इस पद के बाद रिटायर्ड होने के बाद निश्चित रूप से आप अपने से भी थोड़ा सा सोचेंगे, जो इतने पद पे जा चुका है उसके बाद वो अपने से छोटे जूनियरों के पद पे कहीं जाके वकालत करे, ये उसके इस इतने बड़े पद के मान सम्मान का क्या होगा, उल्लंघन होगा, मान सम्मान दांव पे लगेगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। हाँ, आगे आपको बताना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय का जो इनका अधिकार होता है, अधिकार और कार्य। देखिए, एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा होता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है, ऐसे मामले जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाए उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अपीली क्षेत्राधिकार, जो उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनी जाती हैं, उन्हें अपीली क्षेत्राधिकार कहा जाता है। और परामर्श, आप जानते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा न्यायिक सिस्टम है, प्रक्रम है, इसलिए परामर्श देने का इसके पास अधिकार होता है। संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति कभी भी जाके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से, अदर न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। इसके लिए वो टीम गठित करते हैं। आगे देखिए साथियों, हम आपको ये बताना चाहेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में संघ एवं किसी राज्य का मामला, ध्यान से सुनिएगा, संघ एवं किसी राज्य का मामला, संघ एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों का मामला और 2 या 2 से अधिक राज्यों का मामला, ये 3 ऑप्शन बनते हैं। इन तीनों ऑप्शनों में उच्चतम न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई करता है। साथियों ध्यान दें, मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामला आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 रिटें जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकापेक्षा और प्रतिषेध। ये 5 रिटों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है। साथियों, आगे आपको बताना चाहेंगे, अपीली क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है, जो उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है। ये अपीलें तमाम मामलों की होती है। किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, फांसी मिली हुई है, किसी को आजीवन कारावास है, कोई मामला निचली अदालतों से सीधे स्टेप बाय स्टेप उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय में वहां लोग संतुष्ट नहीं हुए तो उस मामले को, अगर उसमें संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है, कोई ऐसी बातें बन रही है, तो ये उच्चतम न्यायालय में सीधे पहुंचा दिया जाएगा। कहां से? उच्च न्यायालय के बाद। इसलिए उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपीलें सुनता है कौन? उच्चतम न्यायालय। यह अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखिए साथियों, परामर्श
परामर्शित क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को प्रतीत हो या विधि समस्या में कोई संवैधानिक संकट इत्यादि हो तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। साथियों, अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय क्या है? एक अभिलेखी न्यायालय है, क्योंकि इसके कार्यों को लिपिबद्ध करके रखा जाता है। एक चीज और, साक्ष्य के रूप में कभी भी संवैधानिक संकट आएगा तो इस मामले को देख लिया जाएगा। एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, ध्यान देंगे आप, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ये है उसका अभिलेखी न्यायालय का एक साक्ष्य प्रमाण है। साथियों, पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय अपने ही आदेशों को, अपने ही जो आदेश दिए हैं उन पर कभी कभी क्या करता है? पुनर्विलोकन करता है। कोई मामला बनता है तो उस पर पुनः जो है उसको देखने का काम किया जाता है। और मूल अधिकारों का रक्षक, आप अभी चर्चा ही किए कि उच्चतम न्यायालय क्या है? मूल अधिकारों का रक्षक है और संविधान की व्याख्या करता है उच्चतम न्यायालय। और अगले स्टेप में न्यायिक पुनर्विलोकन का भी काम करता है उच्चतम न्यायालय। साथियों देखिए, ध्यान रखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है कौन? भारत का उच्चतम न्यायालय। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने चर्चा किया था, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है साथियों, यह है उच्चतम न्यायालय अमेरिका के उच्चतम न्यायालय या अमेरिका के न्याय सिस्टम पर आधारित है। लेकिन ध्यान रहे, वहां उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ का उच्चतम न्यायालय संविधान पर अपनी एक गहरी पकड़ बना के रखा हुआ है, संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की देखरेख करता है, संरक्षक है संविधान का। यानी भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का क्या है? संरक्षक है। तो जय हिंद साथियों।